जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी अगर आपका दिल ना दिला दे तो आप कमेंट करके बता देना। आज की कहानी को शुरू करता हूँ। एक आदमी होता है जिसका नाम नंदलाल होता है। अब मैं फिर बताऊँगा कि ये कहानी है किसकी आखिर। तो एक नंद नाम का आदमी होता है जिसके गांव के अंदर करीब करीब 12 बीघा ज़मीन थी। अब इस समय क्या है, थोड़ी दिक्कत हो रही थी गांव के अंदर। गांव के खेत थे तो खेतों में फसल थी, फसल चोरी होने लग रही थी। तो 12 बीघा तो नंदलाल जी की थी और आसपास के जो खेत थे, काफ़ी खेत थे वहाँ पे, सभी के खेतों में चोरी होने लगी थी। चोर कभी पकड़े नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, चोर पकड़ लिए गए थे। तो उन्होंने, जिसने पकड़े थे, उस पर जानलेवा हमला कर दिया उन चोरों ने। तो आज नंदलाल जी की बारी थी वहाँ पर सोने की, खेतों के अंदर, ताकि रखवाली कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ। नंदलाल जी का एक दोस्त है, भीम सिंह। तो नंदलाल जी कहते हैं कि गांव के अंदर चोरी काफ़ी हो रही है, अपना जो धान है वो भी चुरा कर ले जाएंगे। तो आज बारी मेरी है, मैं वहाँ पर सोने जाता हूँ। नंदलाल जी की पत्नी कहती है, एक काम करो, आप सोने जा ही रहे हो तो आपका जो दोस्त है भीम सिंह जी, उनको साथ लेकर जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ। भीम सिंह जी लड़ाई झगड़ों में आगे रहने वाला आदमी है। तो उनकी पत्नी कहती है नंदलाल जी की कि आप अपने दोस्त को लेकर जाइए, अगर कुछ ऐसा भी हुआ कि लड़ाई वड़ाई तो वो लड़ाई कर लेंगे और आपको हानि नहीं पहुंचाने देंगे। नंदलाल जी कहते हैं ठीक है, दोस्त को ले जाता हूँ मैं। खाना वाना खा के वहाँ से निकले नंदलाल जी और अपने दोस्त के घर पर गए। अभी दोस्त क्या है, उसकी शादी नहीं हुई थी। नंदलाल जी की उम्र भी करीब 32-33 साल की थी और वो भी 30-31 का था। उसकी शादी उसने शायद करी नहीं थी, उसके बारे में मेरे को नहीं पता। तो अब आपको बताता हूँ। दरवाज़ा खट खट खटाया नंदलाल जी ने। तो भीम सिंह जी कहते हैं, अरे आज तो यहाँ पर कैसे? तो नंदलाल जी कहते हैं, यार मेरे खेत पर चोरी हो रही है तो तू मेरे साथ चलेगा सोने? न वो भीम सिंह जी कहता है, नहीं की और पूछ चलो, ऐसा कर पत्ते भी लेकर चल। पत्ते, घास फूस थोड़ी ना, ताश के पत्ते, ताकि मनोरंजन हो सके। दोनों दोस्त वहाँ से अपने खेत के लिए निकल गए। अब आपको बताता हूँ, वो खेत के अंदर पहुँचे तो करीब 9 बजे वो पहुँच गए थे। उनका रास्ता करीब 15 मिनट का रास्ता था अपने घर से खेत की दूरी का। 9 बजे पहुँच गए। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कुछ भी नहीं दिखा। अब वहाँ पर नंदलाल जी का जो खेत है, वहाँ पर उन्होंने गेस्ट हाउस बना रखा था ताकि वो अच्छे से रह सकें वहाँ पे। तो अभी 2-3 दिन पहले बहुत भयानक बारिश हुई थी, उससे उनका पूरा गेस्ट हाउस नष्ट हो गया था। तो उन्होंने सोचा, यार कहाँ पर रहेंगे अपन? तो वहीं पर एक पानी की टंकी होती है बड़ी सी, पता है ना, वहाँ पर। तो उन्होंने कहा वहाँ पर रहेंगे, चले ऊपर। तो वो दोनों ऊपर चले गए। उन्होंने काफ़ी देर तक बातें करी, काफ़ी देर तक ताश खेले। अब करीब 1:30 बज चुके थे रात के। भीम सिंह कहता है, यार एक काम करते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं। चोर करीब 11-12 बज जाते हैं, अब रात के 1:30 बज गए हैं, अब क्या चोर आएंगे? नंदलाल जी कहते हैं ठीक है, सो जाते हैं। दोनों दोस्त वो सो जाते हैं। नंदलाल जी, थोड़ी देर बाद नंदलाल जी की आँख खुलती है तो खुद को क्या पाते हैं, चारों तरफ झूल रहे थे। और वह झूल किससे रहे थे? एक रस्सी थी, पेड़ की मोटी सी टहनी थी, उससे पकड़कर झूल रहे थे। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर कैसे आया मैं, और ये कौन है जिसने मेरे को रस्सी से, मतलब डाली से बांध रखा है? तो उनको एक हंसी की आवाज़ आती है, इतनी भयानक हंसी, आप देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक डरावनी हंसी की आवाज़ आती है। उनकी नज़र यूं करके ऊपर जाती है, पेड़ के ऊपर की बात है, तो वहाँ पर एक भयानक दिखने वाली डायन बैठी थी। वो डायन उनको देखते ही उनकी तरफ झपट्टा मारती है। नंदलाल जी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और फिर उनकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था, क्योंकि भीम सिंह ने कहा क्या हुआ दोस्त? तो फिर वो उठ के कहते हैं कि यार मैं किसी टहनी पर था और एक मैंने बहुत भयानक पिशाचिनी देखी, इतनी डरावनी कि मेरी सांसें फूल गई। तभी उनको ये बात बताई रही थी नंदलाल जी कि उनको टंकी के नीचे से किसी के होने का एहसास हुआ। थोड़ी सी रोशनी थी गांव की लाइट की, तो उनको पता चला कि ये कोई ना कोई महिला है। नंदलाल जी से कहते हैं भीम सिंह से, और कहते हैं कोई नीचे आया है, ऐसे कहते हैं। तो भीम सिंह कहता है
चुप रह के बिल्कुल धीरे चलेंगे अपन। तो वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। उन्होंने चारों तरफ घूम कर देखा, परंतु कोई भी नहीं दिखाई दिया उनको। हालांकि नंदलाल जी को अनुभव हो गया था कि थी महिलाई। भीम सिंह गुस्से में बोलता है, जो कोई भी बाहर हो, हम तुम्हें देख लेंगे, आज तुम्हारी खैर नहीं है। उन्होंने बहुत भयानक आवाज़ में धमकी दी, परंतु कोई भी बाहर नहीं आया। भीम सिंह कहता है, शायद डर के मारे चले गए हैं, चल अपन दोनों वापस सोते हैं। तो वापस वो सीढ़ियों के सहारे टंकी के ऊपर जाने लगते हैं। जैसे वो टंकी के ऊपर जाते हैं तो वापस सोने के लिए अपने बिस्तर पर जा रहे थे। वहाँ पे टंकी के ऊपर उन्होंने बछौना लगा रखा था और उसके ऊपर सोने जा रहे थे। तो भीम सिंह तो अपने बछौने के अंदर सो गया था। अब नंदलाल जी जैसे सोने लगे तो उन्होंने कंबल उड़ाया तो क्या देखते हैं, एक महिला आंखें खोलकर उनको निहार रही है। मतलब उसके अंदर सो रही थी, हालांकि उसको नींद नहीं आ रही थी। एक महिला ऐसे करके उनको खुली आंखों से देख रही थी, लेटी लेटी। वो इतनी तेज़ी से चिल्लाए। भीम सिंह कहता है, क्या हुआ क्या हुआ, यहाँ पर कोई महिला है। फिर भीम सिंह कहता है, ये कौन है। मतलब इतनी भयानक दिख रही थी, डरावनी, बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी डरावनी थी, उसका पूरा मुंह कटा हुआ था, यहाँ से खून बह रहा था और जीभ निकाल रखी थी ऐसे करके। भीम मतलब नंदलाल जी कहते हैं कि ये वही महिला है जिसको मैंने अभी अभी सपने में देखा था और इसने मेरे को बांध रखा था। वो महिला वहाँ से उस बछावने से उठती है और तुरंत, अब मैं आपको एक एक्सक्यूज़ देता हूँ। गांव के अंदर एक चीज़ होती है, क्या चीज़, दांतली हंसिया बोलते हैं अपन। तो उन्होंने टंके के ऊपर 2 हंसिया रख रखे थे। वो गांव की फसल थी, तो उसको काटने के लिए कि अब जैसे कटेंगे, जैसे पकेंगे तो अपन काट देंगे। तो उन्होंने रख रखे थे और उसी जगह पर नंदलाल जी खड़े थे। वो महिला उठकर उनकी तरफ गति से आती है, इतनी भयानक तरीके से जीभ निकाल कर। उन्होंने तुरंत उस हंसिया को निकाला और उसके ऊपर वार कर दिया। उसके बाद वो महिला चिल्लाई बहुत तेज़ और उस टंकी पे से नीचे कूद गई। अब करीब करीब 70 फीट की टंकी होगी मेरे हिसाब से, बहुत ऊंची टंकी थी वो, और वहाँ से कहीं अंधेरे में गायब हो गई। दोनों दोस्त बैठकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि ये क्या था, अपने साथ क्या हुआ है। तो फिर नंदलाल जी कहते हैं कि यार, अपने गांव के वो जो बाबा है ना, उनके पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। भीम सिंह कहता है, नहीं, पहले अपन घर चलेंगे और सब भाभी को बताएंगे। तो वो दोनों उतरकर घर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी नंदलाल जी कहते हैं, नहीं यार, घर नहीं चलेंगे। अगर उस पिशाचनी को अपने घर के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, वो मेरे बीवी बच्चों को भी मार देगी। अपन सीधा बाबा के पास चलते हैं। बाबा निहाल सिंह जी थे उनका नाम। तो निहाल सिंह जी उस मतलब उनकी एक कुटिया थी, उसके अंदर बहुत कम मिलते थे। इनकी किस्मत सही थी कि उस टाइम वहाँ पर मिल गए। वहाँ पर गए दोनों, उन्होंने काफ़ी उनसे हाथ जोड़े और उनको पूरी बात बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ और मैंने उसके ऊपर वार कर दिया। निहाल जी बताते हैं कि तुमने जिसको हंसिया से मारा है ना, वो एक कर्म पिशाचिनी थी। नंदलाल जी कहते, करनी पिशाचिनी सुना था, कर्म पिशाचिनी क्या। फिर वो निहाल जी कहते हैं, कर्म पिशाचिनी वो होती है जो अपने बदला लेने वापस आती है। जो उसके साथ गलत करता है वो उसी के साथ वैसा ही करती है। और हाँ, तुमने 1 गुनाह करा तो वो तुमसे 100 गुना करेगी। तुमने उसके यहाँ पर कंधे पर हंसिया से मारा है ना, वो तुम्हें 100 गुना ताकत से तुम्हारे कंधे उखाड़ देगी। अब वो वापस आएगी। और कर्म पिशाचनी का एक नियम होता है, वो 15 दिन के अंदर अंदर ही अपना बदला लेती है। भाई साहब, डर के मारे नंदलाल जी के हाथ कँपाने लगे। वो कहते हैं कि अब क्या होगा, हमें बचा लीजिए प्लीज़, मुझे मरना नहीं है। निहाल जी कहते हैं, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे गांव में चले जाओ। नंदलाल जी कहते हैं, पर बाबा, मेरी पूरी ज़मीन यहाँ पर है, मैं तो भूखा मर जाऊँगा, मैं तो इसी की वजह से कमा कर खा रहा हूँ। निहाल सिंह जी कहते हैं, भूखा कैसे मरेगा, इसको आधोली दे दे, यानी कि किसी आदमी को रख दे इसमें, तो आधा हिस्सा उसका आधा तेरा, और फिर तेरी मर्जी, यहाँ रहे तो मरने के लिए तैयार हो जा। 15 दिन के अंदर अंदर वो तेरे से बदला लेगी, तेरे से नहीं, तेरे पूरे परिवार से भी लेगी।
यहाँ तक कि तेरे दोस्त से भी वो किसी को नहीं छोड़ेगी। नंदलाल जी कहते हैं ठीक है बाबा, मैं यहाँ से इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। निहाल जी कहते हैं भूल कर भी इस गांव की तरफ वापस मत आना, अमावस्या की रात को तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद निहाल सिंह जी ने अपना गांव चेंज कर दिया और वो फिर दूसरे गांव के अंदर रहने लगे। उनका दोस्त कभी कभी उनसे मिलने चला जाया करता था, परंतु वो इस गांव में कभी नहीं आए। उन्होंने एक आदमी को अपनी ज़मीन की आधी सट्टा, मतलब कि आधा वो ज़मीन की रखवाली और ज़मीन गेहूँ वेहूँ मक्का जो भी बोएगा वो खुद बोएगा और आधा हिस्सा अपने आएगा और आधा हिस्से उसके रहेगा, और खाद बीज के जो पैसे होंगे दोनों आधे आधे कर लेंगे। इस तरह उन्होंने अपनी ज़मीन को वहाँ पर रखा। अगर वो वहाँ पर रहते तो शायद फ्री हो जाते। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी और किसी ने नहीं, जो भीम सिंह जी है ना, उनके लड़के ने बताई है। हालांकि भीम सिंह जी की शादी हो गई थी, ये काफ़ी पुरानी घटना थी, ये 1976 की घटना थी। उनके लड़के बंटी ने मेरे को ये कहानी बताई है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।